नमस्कार दोस्तों, आर एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम अक्टूबर महीने के पार्ट 4 में 23 से 31 अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSRM रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 30x30 कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रतियोगिता प्रतिज्ञा, जिसमें वर्ष 2030 तक पृथ्वी के 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, समुद्री और तटीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए पीस विद द नेचर विषय के साथ COP16 टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया कोलंबिया में। तो क्वेश्चन को समझते हैं। COP16 टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका आयोजन हाल ही में कोलंबिया में किया गया है। इसमें क्या विषय था? तो 30x30 कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रतियोगिता है, प्रतिज्ञा है। तो उसमें यह निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2030 तक पृथ्वी के 30% भाग का जो क्षेत्र है तो उसकी रक्षा करने की बात की गई थी, और वहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की बात की गई थी, और उसी का आयोजन हाल ही में कोलंबिया में किया गया है। तो इसमें COP16 है, ठीक है। तो COP16 टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसी तरह का होता है एक COP यानी कि कॉपरेशन ऑफ पार्टीज। तो वो होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, अगर इसकी बात की जाए तो हाल ही में COP28 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका आयोजन किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। COP28 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में की गई थी। और इसी तरह से भारत में यानी कि COP33 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका आयोजन जो किया जाएगा वो भारत में किया जाएगा। जैसा कि बताया, COP28 का आयोजन किया गया था UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस तरह COP29 का आयोजन 2025 में किया जाना है, और ये किया जाना है अजरबैजान में। तो अजरबैजान में नेक्स्ट यानी कि COP29 का आयोजन किया जाएगा। COP33 इसका जो आयोजन किया जाएगा वो भारत में किया जाएगा। और आर्मेनिया, जैसे COP16 टू द यूनाइटेड नेशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी का आयोजन जो किया गया है कोलंबिया में, तो वो COP17 का आयोजन किया जाएगा, वो आर्मेनिया में किया जाएगा। तो इसे भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान से समझना है। नेक्स्ट, K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल से सुसज्जित 3500 किलोमीटर क्षमता वाली चौथी पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसका कोड नेम S4 स्टार रखा गया है, जिसमें विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर से लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, किसका कोई नाम अभी तक रखा नहीं गया है। अभी हाल ही में इसका निर्माण हुआ है S4 स्टार, और इसका नाम रखना बाकी है। तो क्या है? K4 बैलिस्टिक मिसाइल से सुसज्जित, जिसकी क्षमता है 3500 किलोमीटर। यह चौथी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसका कोड नेम रखा गया है S4। तो उसी तरह से कोड नेम रखा गया जैसे S1, S2, S3, S4, जिसका जो क्षमता है यानी कि जो किलोमीटर में क्षमता दिया गया है तो वो क्षमता अलग अलग है, तो उसका नाम अलग अलग रखा गया है। तो S1 सबसे पहले S1 विकसित किया गया था, तो S1 का नाम रखा गया था INS चक्र। S2 जिसका नाम रखा गया था INS अरिहंत। S3 जिसका नाम रखा गया था INS अरिघात, ठीक है। तो INS चक्र, INS अरिहंत और INS अरिघात, इसका S1, S2 और S3 रखा गया था। और हाल ही में बनाया गया था S4 स्टार, लेकिन इससे पहले जो है वो S4 होना चाहिए था, लेकिन S4 जो है उसका नाम रखा जाएगा, एक्चुअली उसका नाम रखा जा चुका है INS अरिदमन।
और वो अगले साल यानी कि 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन ये जो S4 स्टार जो बना है उसका कोई नाम अभी तक नहीं रखा गया है। तो ध्यान रखें ये एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और उसी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। नेक्स्ट, हाल में बंगाल की खाड़ी में आया तूफान जिसने खासकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया है का नाम क्या था, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO के सदस्य देश कतर ने दिया था, जिसका अर्थ है उदारता। तो इसका नाम है दाना। ठीक है, तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया था, उसका नाम रखा गया था दाना। और इसका नामकरण कैसे किया जाता है, इसका नाम जो दिया जाता है अल्फ़ाबेटिकली दिया जाता है, यानी कि A फिर B फिर C फिर D। और यह जो नाम दिया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका सदस्य देश है, तो अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग वर्ष अल्फ़ाबेटिकली उसका पहले A से दिया जाएगा, फिर B से, फिर C से, फिर D से, इस तरह से नाम दिया जाता है। तो इस बार जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कतर है उसने नाम दिया था और उसका नाम रखा गया था दाना, जिसका अर्थ है उदारता। और ये इस बार बंगाल की खाड़ी में आया था और भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया था। इसी तरह से हाल ही में एक तूफान आया था यागी। यागी जो आया था वो खास करके चीन को प्रभावित किया था और सांसान जो आया था वो खास करके जापान को प्रभावित किया था। नेक्स्ट, सऊदी अरब में स्थानीय भारतीय लोगों के सहयोग से विदेश मंत्रालय के डायस्पोरा एंगेजमेंट डिवीज़न ने पहली बार किस उत्सव का आयोजन किया है, तो इसका नाम रखा गया था प्रवासी परिचय। क्योंकि क्या है, सऊदी अरब में जो स्थानीय लोग यानी भारतीय लोग जो रहते हैं तो उनके सहयोग से विदेश मंत्रालय के डायस्पोरा एंगेजमेंट डिवीज़न ने एक उत्सव का आयोजन किया था प्रवासी परिचय। तो याद रखना है प्रवासी परिचय जो है वो एक उत्सव का आयोजन किया गया था सऊदी अरब में विदेश मंत्रालय के डायस्पोरा एंगेजमेंट डिवीज़न और सऊदी अरब में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं तो उनके द्वारा किया गया है। इसी तरह से एक स्वदेश नामक एक सम्मेलन का आयोजन, एक मेला टाइप का आयोजन किया गया था। ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया था और इसमें क्या किया गया था कि वाइब्रेंट फोल्क और ट्राइबल आर्ट्स का एक फेस्टिवल था ये स्वदेश। तो स्वदेश को भी याद रखना, ये UAE में आयोजित की गई थी। नई दिल्ली पुस्तक मेला पिछले वर्ष आयोजन किया गया था और इसमें सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, हाल में कौन फिलीपींस के मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB का 59वां सदस्य देश बना है। तो हाल ही में इजराइल जो है वो ADB का 59वां सदस्य देश बना है। ईरान इसके साथ साथ इजिप्ट, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब जो है ब्रिक्स के नए सदस्य देश बने हैं। ठीक है, ईरान के साथ साथ इजिप्ट, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि 4 नए सदस्य देश बने हैं ब्रिक्स के। चलिए, अर्जेंटीना को भी इसमें आमंत्रित किया गया था, यानी कि ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आमंत्रित की गई थी, लेकिन उसने ब्रिक्स की सदस्यता लेने से मना कर दिया था। बेलारूस, हाल ही में बेलारूस जो है वो SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य देश बना है। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग। हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने थे। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जो बने थे उनका नाम था जफर हसन। ताइवान के नए राष्ट्रपति बने थे लाई जिंगते और इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने प्रोबोबो सुबियांतो। नेक्स्ट, हाल में आए T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 344 रनों का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 344 रन बनाया गया था। ये जिम्बाब्वे के द्वारा बनाया गया और ये गाम्बिया के खिलाफ खेलते हुए बनाया था। ODI इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन जो बनाया गया था वो इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया है। ये 498 रन का रिकॉर्ड बनाया गया है और ये जो बनाया गया था इंग्लैंड के द्वारा नीदरलैंड्स के खिलाफ। नेक्स्ट,
क्रिकेट का टेस्ट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 188 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो सबसे ज़्यादा अब तक टेस्ट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं आर अश्विन। इन्होंने 188 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड है ये नाथन लियोन के नाम था। जो रूट, इनके बारे में भी याद रखना है कि टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा यानी कि 5000 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट। नेक्स्ट, समुद्री हवाई बंदरगाहों और अंतर्देशीय क्षेत्रों के बीच एक पुल ड्राई पोर्ट बिहार में कहाँ बनाया गया है? तो हाल ही में बिहार में एक ड्राई पोर्ट बनाया गया है और वो बनाया गया है बिहटा में। तो ड्राई पोर्ट क्या होता है? तो जैसे समुद्री और हवाई बंदरगाह जो होते हैं तो उसके और अंतर्देशीय क्षेत्र दोनों के बीच में एक पुल का काम करता है। यानी कि वो ना एयरपोर्ट होता है ना वाटर पोर्ट होता है, वो क्या होता है? ड्राई पोर्ट होता है जो बीच में कहीं पे बनाया जाता है। तो बिहटा में इस तरह से बनाया गया है ड्राई पोर्ट और ये बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बना है। नेक्स्ट, मूल्य स्थिरीकरण कोष से बफर स्टॉक जारी करके खाद्य कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से बने सरकारी पहल भारत चना दाल पहल के दूसरे चरण को हाल में किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया प्रहलाद जोशी के द्वारा। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या होता है भारत चना दाल या फिर इस तरह का पहल को लॉन्च किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि अगर किसी भी खाद्य पदार्थ का मूल्य बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, तो बहुत तेज़ी से जब बढ़ रहा होता है तो उसको क्या किया जाता है? कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि एक पहल चलाई जाती है कि एक खास रेट फिक्स कर दिया जाता है और उसी रेट में मार्केट में कुछ स्थानों पर बेचा जाता है। तो उसे कहा जाता है भारत जो भी हो, जैसा अभी चना दाल का पहल शुरू किया गया, उस तरह चावल का आटा का किसी तरह का पहल शुरू किया जाएगा। तो इसी तरह से भारत चना दाल पहल की शुरुआत की गई है। तो ये मूल्य स्थिरीकरण कोष से बफर स्टॉक जारी करने के लिए यह और खाद्य कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया है। तो याद रखना, इसे लॉन्च किया गया है प्रहलाद जोशी के द्वारा। और प्रहलाद जोशी ये कौन है? तो ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट, देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है एनवीडिया के साथ। ठीक है, एनवीडिया भारत की पहली एआई कंपनी बनी है कृत्रिम, जो ओला कंपनी है उसी के द्वारा बनाई गई है। भाषनी क्या है? एक ट्रांसलेटर है। ठीक है, एआई बेस्ड ट्रांसलेटर है जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जैसे कि अगर हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं और उसे दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए भाषनी का प्रयोग किया जाता है। और पहली बार इसे प्रधानमंत्री ने हिंदी को तमिल में कन्वर्ट करने के लिए इसे उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, स्काई स्कैनर की रिपोर्ट ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन बना है? तो ये बना है शिलोंग। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात ने गरीब देश में गरीबी उन्मूलन तथा सतत विकास के लिए आईएमएफ के साथ किस समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट और रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। इन दोनों समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट ये क्या होता है? तो ये होता है कि अगर कोई गरीब देश है, ठीक है, गरीब देश है तो उससे ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। तो ब्याज मुक्त ऋण जब दिया जाता है तो उसे दिया जाता है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट में। और यदि गरीब देश को यदि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जब कोई लोन दिया जाता है तो उस ट्रस्ट को कहा जाता है रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। ठीक है, तो ये दोनों से समझौता किया गया है, दोनों पर हस्ताक्षर किया गया। तो दोनों को समझ के रखना है, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट
और रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। नेक्स्ट, किस राज्य ने 10वीं पास के लिए आवश्यक उत्तीर्ण अंक 35% से घटाकर 20% करने का फैसला किया है? तो ये फैसला हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी फीफा विश्व रैंकिंग 2024 में भारतीय पुरुष टीम को कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत 124वें स्थान पर रहा है। यह जो रैंक जारी किया गया है, इसमें पहला स्थान जो दिया गया है वो अर्जेंटीना को दिया गया है, दूसरे स्थान पर फ्रांस और तीसरे स्थान पर स्पेन रहा है। ठीक है, पहला स्थान अर्जेंटीना, दूसरा स्थान फ्रांस, तीसरा स्थान स्पेन को दिया गया और भारत 124वें स्थान पर रहा है। इसी तरह से जब फीफा महिला रैंकिंग जारी की गई है तो उसमें अमेरिका को पहला स्थान दिया गया है, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर और स्पेन तीसरे स्थान पर, यानी कि स्पेन जो है पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में तीसरे स्थान पर है और भारत इसमें 68वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, वेनेजुएला के किस नेता को यूरोपीय संसद के द्वारा सर्वोच्च सम्मान सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। वेनेजुएला के दो नेता हैं जो विपक्ष के नेता हैं, मारिया कोरोना मचाडो और एडमंडो गोंजालिज उरुटिया, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 200 करोड़ रुपए की लागत से किसने 21वें पशुधन जनगणना की शुरुआत की है? तो 21वें पशुधन जनगणना की शुरुआत हाल ही में की गई है और इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की है। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता के लिए किन्हें महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये अभिनेता है दारा सिंह खुराना, तो इन्हीं को हाल ही में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजश्री बिरला को हाल ही में 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरुंधति राय को हाल ही में पेन विंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और आलोक शुक्ला, इन्हें हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे ग्रीन नोबल्स के नाम से जाना जाता है, तो उससे सम्मानित किया गया है, यानी कि ग्रीन नोबल से आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व स्तर पर नियर थ्रेटेंड एशियाई सुनहरी बिल्ली को हाल में किस राज्य के विश्व धरोहर स्थल मानस नेशनल पार्क में देखा गया है? तो मानस नेशनल पार्क यह जो है ये असम में है। तो ध्यान रखना है, मानस नेशनल पार्क हाल ही में चर्चा में थी, किस लिए? क्योंकि इसमें नियर थ्रेटेंड यानी कि विलुप्तता के कगार पर है एशियाई सुनहरी बिल्ली, इसे देखा गया। इससे 2-3 बार इसे देखा गया, लेकिन बहुत 4 साल 5 साल पहले देखा गया था। तो हाल ही में इसे देखा गया है असम के मानस नेशनल पार्क में। असम में ही एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी हाल ही में चर्चा में थी, क्योंकि इसे देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया था। ठीक है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क को देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया था और वर्तमान में देश का सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश स्थित नामदफा नेशनल पार्क है। तो नामदफा नेशनल पार्क का भी नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखना है यह अरुणाचल प्रदेश में है। बिहार में कैमूर टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। और गुजरात के बारे में याद रखना है वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हाल ही में वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की गई है गुजरात में, और ये एशियाटिक शेर का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थल बना है गुजरात में स्थित वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, किस देश के नटिंघमशायर का आखिरी कोल ऊर्जा संयंत्र रेडक्लिफ ऑनशोर बंद होने के साथ ही यह विश्व की पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है जो कोयला आधारित बिजली उत्पादन को पूरी तरह से बंद कर दिया है? तो ये बन गया ब्रिटेन। तो याद रखें ब्रिटेन में ही था, ब्रिटेन में एक जगह नॉटिंघमशायर, और वहीं पे एक कोल संयंत्र केंद्र था जिसका नाम था रेडक्लिफ ऑनशोर। वो हाल ही में बंद हो गया है और इसके बंद होने के साथ ब्रिटेन ऐसा पहला देश बन गया है जो कि मेजर अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे कोयला से उत्पादन होने वाली बिजली की मात्रा समाप्त हो गई है।
नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी जोधपुर ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किसके सहयोग से सेंटर फॉर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सृजन का अनावरण किया है। तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, तो याद रखना है सृजन। सृजन क्या है? तो सृजन है सेंटर फॉर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह मेटा और इंडिया एआई इन दोनों के सहयोग से बनाया गया है और इसमें आईआईटी जोधपुर में इसे स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय की हाल की एक घोषणा के अनुसार मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये घोषणा की गई कि अब इसे पहले 10 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दी गई है। तो यानी कि वित्त मंत्रालय के हाल की घोषणा के अनुसार मुद्रा योजना में जो ऋण की राशि दी जाती थी उसे बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। ये तीनों पॉइंट जो है वो याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है कि हाल ही में 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है। क्या किया गया है? तो यूपीआई लाइट का जो पर ट्रांजैक्शन होता है तो उसे बढ़ाकर हाल ही में आरबीआई के द्वारा घोषणा की गई है कि यूपीआई लाइट से पर ट्रांजैक्शन की मात्रा जो है वो 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई थी। यूपीआई वॉलेट जो होता है, तो यूपीआई वॉलेट जो होता है तो उसमें उसकी जो क्षमता है वो 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई थी। और यूपीआई 123 पे का जो पर ट्रांजैक्शन होता है उसका जो अमाउंट है वो 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है टीवी रविंद्रन, यानी कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं टीवी नरेंद्रन, जो कि टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ है। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय थे सज्जन जिंदल, अभ्युदय जिंदल, इनके बारे में भी याद रखना है। अभ्युदय जिंदल कौन है? तो हाल ही में इन्हें ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अभ्युदय जिंदल को। सिंधु गंगाधर, हाल ही में इन्हें नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सिंधु गंगाधर को। नेक्स्ट, हार्पर कॉलिंग्स की प्रकाशन पुस्तक रतन टाटा अ लाइफ किनकी रचना है? तो रतन टाटा अ लाइफ ये हाल में पुस्तक लॉन्च किया गया है, थॉमस मैथ्यू की रचना है। ऐसे ही ऐड कर दिया हूँ, हार्पर कॉलिंग्स एक पुस्तक प्रकाशक है, उसी के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। संजना ठाकुर, इनकी हाल की एक रचना है ऐश्वर्या राय। प्रशांति राम, इनकी हाल की एक रचना है 9 यार्ड साड़ीज। और जयंत पाठी, ये एक ट्रांसलेशन है जिसका नाम है फूल बहादुर। नेक्स्ट, फ्रांस में परमाणु संलयन परियोजना में उन्नत वेल्डिंग प्रौद्योगिकी को तैनात करने के लिए फ्रांस की ITER संगठन ने भारत की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया L&T के साथ, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो के साथ। नेक्स्ट, पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान किस बीमारी के इलाज के लिए एक रैपिड वन पॉट कंपोनेंट रिएक्शन विथ हाई सिंथेटिक यील्ड के माध्यम से जनरेटिव नोवेल मॉलिक्यूल विकसित की है? इस बीमारी में, यानी कि जिस बीमारी का दवा बनाया गया है, तो इस बीमारी में न्यूरॉन्स जो कि मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार का माध्यम है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इस बीमारी का नाम है अल्जाइमर। सिंपल क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पुणे स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर के खिलाफ एक मॉलिक्यूल को विकसित किया गया है जिसका नाम रखा गया है, जो कि एक जनरेटिव नोवेल मॉलिक्यूल है। अल्जाइमर क्या होता है? तो अल्जाइमर होता है जैसे न्यूरॉन सेल्स जो होता है। न्यूरॉन सेल्स कहाँ होता है? ये खास करके दिमाग में होता है।
तो क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो होता है वो मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों में जो संचार होता है तो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे कहा जाता है अल्जाइमर रोग। तो यह माना जाता था कि इसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन इसे एक दवा बनाया गया है। ट्रैकोमा के बारे में याद रखना है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है। मलेरिया फ्री भी घोषित किया है। हाल ही में मिस्र को WHO के द्वारा मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया था। और पोलियो से संबंधित क्वेश्चन कुछ दिन पहले बताया गया था कि हाल ही में अफगानिस्तान ने पोलियो के टीकाकरण को अपने देश में बंद कर दिया है। नेक्स्ट, अल्बानिया के तिराना में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत के द्वारा कुल 2 पदक जीते गए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। झारखंड के हजारीबाग में फसल के मौसम के दौरान स्थानीय महिलाओं द्वारा प्राकृतिक रंगों, चावल के भूसे और उंगलियों के माध्यम से प्रकृति के प्रति सम्मान और सद्भाव तथा प्रकृति के बीच कार्य संबंधों को दर्शाते हुए बनाई जाने वाली सोहराई पेंटिंग को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के में आयोजित ब्रिक्स समिट में मेजबान देश के राष्ट्रपति को उपहार दिए हैं? तो ये रूस के राष्ट्रपति को दिया गया है। तो क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। जैसे सोहराई पेंटिंग के बारे में बताया गया है। सिंपल क्वेश्चन ये है कि सोहराई पेंटिंग जो होता है वो झारखंड का होता है, झारखंड के हजारीबाग में खास करके बनाया जाता है। और इस पेंटिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट किया था। कब गिफ्ट किया था? तो हाल ही में ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया था और ब्रिक्स का अध्यक्षता जो है वो रूस के पास थी और वहीं पे प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उन्हें यह जो है सोहराई पेंटिंग को गिफ्ट किया था। सोहराई पेंटिंग क्या है? तो ये प्रकृति को दर्शाने वाला एक पेंटिंग होता है। तो जैसे क्या होता है कि जब कृषि का समय होता है तो स्थानीय महिलाओं के द्वारा प्राकृतिक रंगों, चावल के भूसे, चावल के डंठल, इन सब का प्रयोग करके कुछ कलाकृतियाँ बनाई जाती है और ये प्रकृति से संबंधित होता है, तो उसी को दर्शाने की कोशिश की जाती है और उसी को कहा जाता है सोहराई पेंटिंग। और ये सोहराई पेंटिंग जो है वो झारखंड के हजारीबाग में बनाई जाती है और उसी को गिफ्ट किया गया रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन को। तो क्वेश्चन ये है, बहुत सारे क्वेश्चन को ऐड किया गया। अभी जैसा कि बताया गया कि ब्रिक्स समिट जो हुआ है रूस में हुआ है, इनकी उसका अध्यक्षता रूस के पास थी। उसी तरह से SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता जो है वर्तमान में वो पाकिस्तान के पास है। हाल ही में क्वाड समिट का आयोजन जो किया गया था वो अमेरिका में किया गया था और ब्राज़ील जो है वो वर्तमान में G20 का अध्यक्ष है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने किन्हें नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नेफेड का MD नियुक्त किया है? सिंपल क्वेश्चन ये है कि किन्हें नेफेड का अध्यक्ष MD हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दीपक अग्रवाल को नेफेड का MD नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार को बनाया गया है। हाल ही में राहुल नवीन, इन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। S गोपाल कृष्णन को हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर यानी कि DOPPW ने किस उम्र के लोगों को पेंशन का 100% अधिक देने की घोषणा की है? तो जो 100 वर्ष से अधिक के लोग रहेंगे उन्हें जो पेंशन मिलता है तो पेंशन का 100% यानी कि पेंशन डबल हो जाएगा 100 वर्ष से अधिक के लोगों को। ऐसे ये जो घोषणा DOPPW ने ये घोषणा की है कि 80 वर्ष से अधिक जो भी लोग हैं तो उन्हें अतिरिक्त पेंशन दिया जाएगा। तो 80 से 85 के बीच जो लोग रहेंगे उन्हें 20% अधिक पेंशन दी जाएगी। 85 से 90 के बीच के लोगों को 30%, 90 से 95 के लोगों को 40% और 95 से 100 वर्ष के लोगों को 50% अधिक और 100 से अधिक वर्ष के लोगों को 100% अधिक पेंशन दिया जाएगा।
नेक्स्ट, कोच PR श्रीजेश और कप्तान आमिर अली के नेतृत्व में मलेशिया में आयोजित जूनियर हॉकी का सुल्तान जोहर कप 2024 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर कौन सा पदक जीता? तो भारत के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि सुल्तान जोहर कप 2024 इसका आयोजन जो किया गया था उसमें भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर कांस्य पदक जीता है। अब ये जो मैच हुआ था तो इसमें इसके कप्तान थे आमिर अली और जो भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर थे PR श्रीजेश, जो कि दो बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं। तो उन्हें इसका कोच बनाया गया था और उनके कोच में पहली बार भारत ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें जीत दर्ज की है। इसलिए यह जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो PR श्रीजेश का भी नाम याद रखना है कि जो भारत का जूनियर हॉकी टीम है उसके कोच है PR श्रीजेश और वर्तमान में उसके कप्तान थे आमिर अली और इसने हाल ही में सुल्तान जोहर कप 2024 को जीता है। और ये जो सुल्तान जोहर कप 2024 है ये मलेशिया में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? तो हाल ही में फिजी ने भारत के श्री श्री रविशंकर को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के द्वारा देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था। हाल ही में राष्ट्रपति फिजी और लिस्टे तिमोर इन दो देशों की यात्रा पर गए थे और उन दोनों देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया था। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भी देश का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया था। तो ये सब क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट, सैन्य विभागों के लिए भारत की पहली फाइटर असेंबली लाइन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अर्थात TASL C295 विमान निर्माण सुविधा बड़ोदरा में किसने लॉन्च किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है 1 and 2 नहीं 1 and 2 नहीं, 2 and 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 and 3 यानी कि नरेंद्र मोदी और पेट्रो संचेज। पेट्रो संचेज कौन है? तो हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री पेट्रो संचेज जो है वो भारत की यात्रा पर थे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेट्रो संचेज जो है वो हाल ही में भारत की यात्रा पर थे और उन्होंने बड़ोदरा में इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेट्रो संचेज जो है वो भारत की यात्रा पर थे और उनके द्वारा यह सम्मान किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर। ओलाफ स्कोल्ज जो है तो वो कौन है? वर्तमान में जर्मनी के चांसलर है और उन्होंने भी हाल ही में भारत की यात्रा की थी। तो इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में किस ब्रिक्स देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ठुकरा दिया है? तो ये ठुकरा दिया गया है ब्राज़ील के द्वारा। ब्राज़ील ब्रिक्स का सदस्य देश है और इसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ठुकरा दिया है, यानी कि यह ब्रिक्स का दूसरा सदस्य देश बन गया है जो चीन के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को ठुकरा दिया। इसके में पहला देश जो था वो भारत था। इटली के बारे में याद रखना है, पहले इटली जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट था, लेकिन इसने बाद में इसे निकलने की घोषणा कर दी थी। इसके लिए भी चर्चा में थी। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हुए नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाई? तो ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह हरी झंडी दिखाई गई थी। तो याद रखना 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जो जन्म दिवस होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है। तो इसके लिए नई दिल्ली में स्थित है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो नाम याद रखना है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का है दिल्ली में। तो वहीं पर रन फॉर यूनिटी का शुरुआत किया गया था और उसे हरी झंडी दिखाई गई थी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट, पेरिस के चैटलेट थिएटर में आयोजित फुटबॉल का
बैलन डी'ओर 2024 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसे दिया गया है? इसका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो बैलन डी'ओर 2024 हाल ही में दिया गया है। तो इसमें महिला और पुरुष वर्ग का खिलाड़ी जो है वो है, महिला वर्ग के खिलाड़ी अताना बोनमते और पुरुष वर्ग के खिलाड़ी हैं रोटरी। इन दोनों को बैलन डी'ओर से सम्मानित किया गया है। यदि कोच की बात की जाए तो महिला वर्ग में कोच एम्मा हैस और पुरुष वर्ग के कोच कार्लो एसेलोटी को यह सम्मान दिया गया है। और यदि टीम की बात की जाए तो टीम की बात जब की जाएगी तो महिला वर्ग में बार्सिलोना फेमनी और पुरुष वर्ग में रियल मैड्रिड को यह सम्मान दिया गया है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, सबको एक साथ बनाया गया है क्वेश्चन को। तो कोई भी अगर खिलाड़ी की बात की जाए तो महिला वर्ग में अताना बोनमते और पुरुष वर्ग में रोटरी। कोच का जनरली पूछा नहीं जाएगा, टीम का पूछा जा सकता है। तो टीम में महिला वर्ग में बार्सिलोना फेमिनी हो जाएगा, ठीक है, बार्सिलोना फेमनी। और पुरुष वर्ग में रियल मैड्रिड को दिया गया है। नेक्स्ट, किन्हें हाल ही में ANR नेशनल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है चिरंजीवी को। और ये सम्मान जो दिया गया है वो अमिताभ बच्चन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, अदम्य और अक्षर नामक स्वदेशी गश्ती जहाज को किसने लॉन्च किया है? तो यह दोनों लॉन्च किया गया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अदम्य और अक्षर नामक स्वदेशी गश्ती जहाज को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 8 शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई स्मृति मंधाना। इन्होंने मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारतीय महिला क्रिकेटर नीतू डेविड, हाल ही में इन्हें क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप जो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन को आसान बनाएगी को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो याद रखना है, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और यह विकसित किया गया है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ एम्स ऋषिकेश में किसने किया? तो ये शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो याद रखना है संजीवनी क्या है? तो एक यानी कि हेलीकॉप्टर के द्वारा एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है और यह पहली बार एम्स ऋषिकेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट, नेपाल में आयोजित फुटबॉल का सैफ महिला चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये जो जीता गया है ये बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है नेपाल को हराकर, और इसका जो आयोजन किया गया था ये नेपाल में ही किया गया है। तो याद रखना, सैफ महिला चैंपियनशिप का आयोजन जो हाल में किया गया वो नेपाल में किया गया और इसमें बांग्लादेश विजेता और नेपाल उप विजेता टीम रही है। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुनें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।